हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए फर्स्ट पार्ट का, फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ का नियम। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और समझते हैं अच्छे से। ये 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने क्या किया कि किसी जटिल परिपथ के अलग अलग भागों में या विभिन्न भागों में विद्युत धारा, आवेश और विभव को ज्ञात करने के लिए, या यूँ कहीं विद्युत धारा है ना, आवेश ज्ञात करने के लिए, विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए ये दो नियम दिया। और ये दोनों नियम किरचॉफ के नियम से जाने जाते हैं। और पहला नियम जो है ना, किरचॉफ का जो पहला नियम है ये संधि का नियम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। किरचॉफ का पहला नियम क्या है? संधि का नियम। अब नियम क्या है पहले ये समझते हैं। ठीक है, नियम ये है कि किसी परिपथ में, है ना, किसी परिपथ में संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, अच्छा ये परिपथ किसका होना चाहिए? विद्युत का। तो किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये नियम है भाई, पहला नियम यही है। समझ में आया? किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब इसको जब परिपथ में इस तरीके से बना के देखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे संधि पर ये देखिए, एक वायर हम इस तरीके से खींच लेते हैं, एक तार ऐसे खींच लेते हैं, एक ऐसे खींच लेते हैं, एक ये खींच देते हैं कहीं भी। ठीक है, इधर खींच दे रहे हैं। ठीक है, ये 5 वायर खींच दे रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये संधि हो गई, जहाँ पर सभी वायर जो है मिल रहे हैं वो क्या हो जाएगी? संधि। और संधि की ओर, ये बात याद रखिएगा कि संधि की ओर जो आने वाली धाराएं होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? धनात्मक। कौन सी धाराएं ली जाएंगी? जो संधि की ओर आ रही होती हैं। और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती हैं। तो यहाँ आप एक लाइन में यहाँ पे लिख सकते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराएं क्या होती हैं? धनात्मक। आने वाली धाराएं धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। क्लियर? अब देखिए भाई, यहाँ पे हम कुछ धाराओं को इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये पैटर्न याद नहीं करना है कि इसको हमने संधि की ओर दिखाया तो आप भी संधि की ओर ही दिखाओ। ठीक है, इसका कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, जिसकी इच्छा हो, जो भी चाहे अंदर की ओर दिखा दो, जो चाहो दूर की ओर दिखा दो। ठीक है, तो ये क्रम से हम मान लेते हैं ये धाराएं जो हैं I1, ये I2, I3, I4 और ये रही I5। ये धाराएं हो गई। अब देखिएगा ध्यान से, संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि से दूर मतलब संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। और किरचॉफ का क्या नियम है? ध्यान दीजिए, किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। अच्छा, ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे, यक्स बार को क्या प्रदर्शित करते हो? समांतर माध्य, याद है? और समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो इस सिग्मा एफ का क्या मतलब है? बारंबारताओं का योग। समझ रहे हैं? तो अच्छा, और इस सिग्मा एफ एक्स का क्या मतलब है? बारंबारता और पद की संख्या के गुणनफल का योग। यही ना, इस सिग्मा का मतलब होता है योग। तो वैसे यहाँ पे देखिए क्या करें,
संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। तो धारा का बीजगणितीय योग यानी कुल धाराओं का योग। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ऐसे, सिग्मा आई बराबर 0। ये बात समझ में आई? किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। उस बात को आप सिग्मा आई बराबर 0 करके लिखोगे। क्लियर है? अच्छा, अब हम यहाँ पे किरचॉफ का नियम लगाएंगे, ये जो परिपथ बनाए हैं इसमें। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से। समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यही नहीं नियम है। तो योग 0 लिखेंगे। कैसे? देखिए, संधि की ओर आ रही धारा ये I1, देख पा रहे हैं? तो क्या लिखें? I1 प्लस में लिखें माइनस में? I1 प्लस में हो जाएगा, I2 प्लस हो जाएगा, I3 माइनस हो जाएगा। क्यों? संधि से दूर जा रही। बहुत बढ़िया। I4 ये प्लस में, I5 माइनस हो जाएगा, I5। अच्छा, ये बीजगणितीय योग तो यही होता है, चिन्ह सहित योग, प्लस माइनस करके योग, वही बीजगणितीय योग होता है। और ये बराबर कितना आएगा? 0। समझ में आया? तो भाई यहाँ पे आप लिखना चाहें तो किरचॉफ के पहले नियम से लिख सकते हैं, एक लाइन ना लिख दें। किरचॉफ के पहले नियम से, किरचॉफ के पहले नियमानुसार ये हो गया भाई। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I4 ये तो अपनी जगह ठीक है। अब ये वाला हम बराबर लगा रहे हैं, इस माइनस वाला जो है, जो धाराएं माइनस में है, उसको दूसरी तरफ अगर लिया जाए हैं तो क्या हो जाएगा? I3 और प्लस I5। तो यहाँ से देखिए हमको मिला क्या? I1 I2 I4 और I3 और I5 में इस फिगर को देखिए, इन तीनों और इन तीनों में क्या विभिन्नताएं हैं, क्या अलग है दोनों में? ये तीनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं और ये दोनों धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। देख पा रहे हैं? I3 और I5 दूर जा रही है और I1 I2 और I4 संधि की ओर आ रही हैं। तो ये क्या मिला? संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं के बराबर होती हैं। याद रखिए हमेशा। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि क्या? इससे स्पष्ट है कि संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं, संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं, संधि की ओर आने वाली कुल धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। क्या ये समझ में आया अच्छे से? बराबर होती हैं। क्लियर है? चलिए, तो अच्छा, एक बात और इसमें बहुत ही ज़रूरी भाई जो आपको याद रखना है, ये संधि का ये जो पहला नियम है, किरचॉफ का जो पहला नियम है, ये संधि का नियम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? संधि का नियम कहलाता है। और साथ ही साथ ये आवेश संरक्षण के नियम को प्रसिद्ध करता है और धारा नियम भी कहलाता है। ये बातें याद रखिएगा, है ना? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है क्या क्या? ये धारा नियम भी कहलाता है और क्या? आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है और संधि का नियम तो है ही। क्लियर? देखिए, यदि कहा जाए किरचॉफ का पहला नियम बताइए तब भी यही लिखोगे। किरचॉफ में संधि का नियम बताइए तब भी ये लिखोगे। आवेश संरक्षण का नियम नहीं पूछता कि आवेश संरक्षण के नियम को बताइए, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि किरचॉफ का पहला नियम जो है किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है, तो ये आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है और ये धारा नियम कहलाता है। क्लियर? चलिए, तो दूसरा नियम बताया जाए कि इस पर आधारित न्यूमेरिकल एक छोटा सा सॉल्व कर लिया जाए। हाँ, वो ज़्यादा सही है। ठीक है, दूसरा नियम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। पहले नियम पर कुछ प्रश्न लगा लीजिए जिससे अच्छे से ये स्पष्ट हो जाए।
जैसे ये मान लेते हैं 3 एम्पियर की धारा आ रही है ऐसे, और 2 एम्पियर की धारा इसमें है। यहाँ पे कितनी धारा होगी I1, और इसमें से निकल रही है 1 एम्पियर की धारा, तो इसमें से कितनी धारा होगी। ठीक, चलिए I1 और I2 का मान आपको बताना है। ठीक, कुछ समझ में आ रहा है भाई। अब देखिए यहाँ संधि पर सॉल्व करिए, कितना आएगा। संधि पर समधाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना, तो ये 3 देखिए इस वाली ए संधि पर, P मान लें क्या, इसको P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। ठीक है, तो P संधि पर यदि संधि का नियम हम लगाएं तो कैसे होगा, 3 और 2 दूर जा रही, -2 कर लो, और ये I1 ये भी दूर जा रही है, -I1 कर लीजिए, बराबर 0। अब इसको घटाइए, 1 1 होगा ना, अलग अलग चिन्ह है। अब बराबर 0, तो यहाँ से I1 का मान कितना आएगा, 1 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ में 1 एम्पियर आ रही है। ठीक, इस 1 एम्पियर में से ये कैसे हो गया, चलिए 1 एम्पियर में से 1 एम्पियर इधर निकल गई, 1 एम्पियर इधर निकल गई, तो I2 का मान कितना हो जाएगा, 0। देखिए कैसे, यहाँ पे Q संधि पर अब नियम लगाएंगे। यहाँ हमने लगाया क्या, P संधि पर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे क्या, Q संधि पर। तो Q संधि पर लगाइए, क्या होगा, I1 संधि की ओर आ रही है, I2 संधि से दूर जा रही है, और ये 1 वाला ये भी दूर जा रहा है, बराबर 0। ठीक है, तो I1 का मान आप लिखोगे 1, और I2 तो ज्ञात ही करना है, -1, ये -1 + 1 खत्म हो गया, I2 बराबर 0। क्या ये समझ में आया। तो संधि पर आधारित जो नियम है ना, संधि का जो नियम है उस पर आधारित न्यूमेरिकल बस इसी तरीके से छोटे छोटे बनते हैं। अब देखिए बड़े जो जटिल परिपथ होगा उसमें भी बीच बीच में धाराएं हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला नियम देख लिया जाए। चलिए दूसरा नियम भी यहीं समझते हैं ध्यान से। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये बंद पास का नियम कहलाता है। जैसे पहला नियम अभी हमने बताया संधि का नियम, ठीक है, और दूसरा नियम क्या होता है, बंद पास का नियम। तो ये क्या है ध्यान से देखिएगा, किसी भी बंद पास में तो पहले बंद पास हम बना लेते हैं। ठीक है, एक जो है सेल जोड़ दिया हमने, ठीक है, और एक ये प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे भी एक सेल जोड़ दे रहे हैं और एक प्रतिरोध जोड़ दे रहे हैं, और फिर एक प्रतिरोध से जोड़ दें इसको। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये 2 बंद पास बन गए ना। बंद पास मतलब वो तार का वो बंद घेरा, ठीक है। ये तो P Q R S है, P Q R S T U कर दें, अच्छा नहीं लगता T U, चलो ठीक है, P Q R S T U कर दिया, ठीक है, या यम यन कर दें क्या, अच्छा भी तो लगना चाहिए। P Q R S लिख दे रहे, यहाँ यम यन कर दे रहे, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, एक बंद पास ये बन गया, एक बंद पास ये बन गया, ठीक है, तारों का पूरा घेरा। तो किसी भी बंद पास में, अच्छा ये क्या है, सेल है, तो सेल का क्या होता है भाई, सेल का ये चीज क्या है, अभी हमने पढ़ा पूरा सब। ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल की दिशा किधर होती है, ऋण प्लेट से धन की ओर कि धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर, बहुत अच्छे से याद रखिए, ठीक है। तो 2 सेल लगाएं, तो पहले वाले सेल का विद्युत वाहक बल मान ले रहे हैं E1, और दूसरा जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल मान ले रहे हैं E2, और इसकी दिशा किधर होगी, ऋण से धन की ओर, याद रखिए ऋण से धन की ओर। और ये प्रतिरोध मान ले रहे हैं R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए भाई ध्यान से समझिएगा, सब लोग समझें अच्छे से। ये क्या है, सेल है। सेल को हमने बताया था कि आप इसको ट्यूबवेल की तरह ट्रीट करिए। मान लीजिए ये ट्यूबवेल है, और ट्यूबवेल से क्या निकलती है, पानी, पानी की धारा।
और अगर ये सेल हम समझेंगे तो सेल से जल की धारा निकलेगी, यही ना। अच्छा, और ये तार जो है ये क्या होता है, जैसे नाली होता है ना, पाइप जिसमें से पानी जाता है, वो समझ लो। अब देखो एक ट्यूबवेल यहाँ पे है, एक ट्यूबवेल यहाँ पे है, क्लियर। तो इस ट्यूबवेल से हम मान लेते हैं I1 धारा निकल रही है, ध्यान से समझिए। इससे कितनी धारा निकल रही है, I1। ये परिपथ बनाने आ गया ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ से कितनी धारा निकल रही, मान लिया I1, और ये भी तो ट्यूबवेल है, ये भी तो सेल है, यहाँ से निकल रही है I2 धारा, कोई दिक्कत। अब इसमें I1 निकली, यहाँ पे कितना होगा, I1 होगा, यहाँ से I2। अब सोचो ये नाली जो है, ये नाली में पानी आ रहा है I1 और इसमें आ रहा है I2। अब ये देखिए ये दोनों नालियाँ आकर के इससे जुड़ गई हैं, यही ना हुआ है। अब इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी ये बताइए, I1 और I2 दोनों मिलकर के पानी यहाँ आएगा ना, कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, यही ना होगा। अब यही I1 प्लस I2 इधर निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा, यही निकल रहा है। अब एक बात और याद रखिए कि सेल के धन प्लेट से जितनी धारा निकलती है ऋण प्लेट से उतने वापस आती है, क्लियर। तो यहाँ से I2 ऐसे निकल रही है, भाई खेत नहीं भरना पूरा, वही मैं समझिए है ना, खेत में नहीं पानी गया तो ये भाई वायर पूरा जुड़ा रहेगा, तभी तो सर्किट पूरी होगी, तभी विद्युत धारा का प्रवाह होगा, बात ये है कि नहीं। हाँ, तो अब यहाँ से I1 I2 दोनों धाराएं यहाँ पे आ रही हैं, देख पा रहे हैं, यहाँ पे कितनी आ रही धारा I1 प्लस I2। अब देखिए ध्यान से, इसमें कितनी धारा जाएगी, I2 धारा यहाँ चली गई, तो बची हुई धारा ऊपर जाएगी, कितनी I1। समझ में आया, ये I1 धारा यहाँ से निकलेगी तो I2 यहाँ से वापस आएगी भी, ये परिपथ पूरा हो गया। अब नियम समझते हैं। एक बंद पास PQMN दिख रहा है, ठीक है। किरचॉफ का नियम ये है कि किसी भी बंद पास में सेलों के बीजगणितीय योग, सेलों के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, सेलों के, ये ई क्या है, विद्युत वाहक बल, सेलों के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग, ये किसके बराबर होता है, ये बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। या यूं इधर से कहिए कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा विभिन्न खंडों में, अलग अलग खंड है ना, तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। देखिए ध्यान से समझिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, यहाँ सिग्मा लगा दिए तो बीजगणितीय योग हो गया। क्या हो गया, बीजगणितीय योग। ये किसके बराबर होता है, सेलों के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। पहला नियम अभी हमने समझा क्या है कि संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये पहला है। और दूसरा क्या है कि किसी बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी बंद पास में सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्लियर है, लिख के बताएं कि समझ जाएंगे। चलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। विभिन्न किरचॉफ के दूसरा नियमानुसार क्या होगा, किसी भी बंद पास में, क्या होगा, किसी भी बंद पास में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, के गुणनफल का क्या, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, ये किसके बराबर होता है, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, उसी बंद पास में
बंद पास में सेलों के विद्युत वाहक बल, सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया ये तो भैया नियम हो गया, ये हो गया नियम। चलिए अब देखिए किरचॉफ का नियम अब लगाते हैं हम इस बंद पास में। ध्यान से देखिएगा, बंद पास कौन सा, बंद पास ये P Q M और N, ठीक है, में। इस बंद पास में कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। क्या था, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो धारा कितनी है, ध्यान से देखिए, I1 है। इसमें जो है ना क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक है। ये लीजिए, ऐसे घुमाया, बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसे घुमा दिया। यहाँ मापने के लिए चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ, है ना, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर क्लॉकवाइज घुमाओ। क्लॉकवाइज समझते हैं, घड़ी 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं ना, है? तो अगर इधर का घुमाओगे तो ये क्या हो गया, घड़ी के सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज। क्लियर है। और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घुमाओ प्रत्येक में वैसे ही घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कैसे घुमाया, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे घुमा रहे हो तो इसमें भी उसी तरीके से घुमा के चेक करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे धारा, हाँ, धारा की दिशा और ये जो नोक की दिशा तीर की, ये दोनों एक ही दिशा में यदि आएंगी तो उसको प्लस में लिखोगे, विपरीत आएगी तो माइनस में लिखना। तो चलिए, तो I1 देख पा रहे हैं, I1 R1 क्या मिलेगा, I1 R1। और फिर दूसरा वाला, ये देख रहे हैं धारा इधर जा रही है, विपरीत दिशा में बन रहा है, तो ये माइनस में लिखेंगे इसको, I2 R2। तो दो ही प्रतिरोध है ना, दो ही प्रतिरोध हैं, तो दोनों में हमने क्या किया, प्रतिरोध और संगत धारा के गुणनफल का बीजगणितीय योग निकाल लिया। अब ये बराबर किसके लिखेंगे, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। तो इस बंद पास में विद्युत वाहक बल कै ठो हैं, E1 और E2 दो ठो है ना। तो E1 की दिशा देखिए पॉजिटिव लिखें कि निगेटिव, ऋण से धन की ओर है इसकी दिशा, और तीर की दिशा भी उधर आ रही है, तो क्या लिखेंगे, धन में लिखेंगे ना, और E2 माइनस में। तो इस प्रकार से भैया किरचॉफ का नियम लगाएंगे। समझ में आया ये। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा बंद पास में निकाल लीजिए, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब ढेर सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर आधारित, तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। और उसमें जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक हम आपको बताएंगे, जिससे आप न्यूमेरिकल और भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बंद पास इतना में, चलिए इसी तरीके से नियम लगाइए फिर से। इस बंद पास में कितने प्रतिरोध हैं, 2, देख पा रहे हैं, ये वाला तो दोनों में है ना। तो अब यहाँ से करेंगे, देखिए इसमें भी घुमा लीजिए ऐसे ही, ये हो गया, इधर ये ऐसे घुमाइए, ठीक है। अब चलिए ये I2 और कितना, I2 R2 बनेगा, सही है, प्लस में होगा। और इस दूसरे वाले में ये वाला प्लस में लिखेंगे, माइनस में, धारा इधर आ रही है, ऐसे ही घुमाए हो, प्लस में, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, और ये कितना बन जाएगा, R3, सही है। अब ये बराबर हो जाएगा कितना, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के। तो इस बंद पास में कितने विद्युत वाहक बल हैं, बताइए, हरिओम, इसमें कितने विद्युत वाहक बल हैं, कौन है, E1 की E2, E2 है, बढ़िया। चलो E2 है, तो E2 की दिशा देख पा रहे हैं, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर है। ये जो हमने घुमाया है ये भी इधर है, हैं? तो इसको पॉजिटिव लिया जाएगा, निगेटिव,
धनात्मक लिया जाए ऋणात्मक, धनात्मक, बहुत बढ़िया। तो ये E2 हो गया भाई। इस प्रकार से किरचॉफ का नियम लगाना हमको, समझ में आया। और किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ना, किरचॉफ का दूसरा नियम ये वोल्टता का नियम होता है, और बंद पास का नियम तो हमने बता ही दिया, ठीक है। और ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से तैयार कर लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। इस पर आधारित सभी प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे तो पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा।